नेपोलियन ने एक बार कहा था, जीनियस वो है जो औसत काम तब कर सकता है जब बाकी सब अपना आपा खो रहे हों। ये बात मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बिल्कुल केंद्र में है, जिसकी आज हम थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, ये किताब तो कमाल की है। शुरुआती दो बिल्कुल उलट कहानियों से होती हैं। एक रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार जिन्होंने चुपचाप $8 मिलियन जमा कर लिए। सोचिए जरा, एक चौकीदार। और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड पढ़े मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव जो दिवालिया हो गए। हाँ, और ये कहानियां सीधे किताब के मूल विचार पर चोट करती हैं कि पैसा कमाना होशियारी का खेल नहीं है। होशियारी से कम और आपके व्यवहार से कहीं ज्यादा जुड़ा है। ये कोई फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें फॉर्मूले हों। अच्छा। ये तो पैसे से जुड़े हमारे मनोविज्ञान को, हमारी सोच को समझने की कोशिश है। छोटी छोटी कहानियों से ये दिखाती है कि कैसे हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब हमारे वित्तीय फैसलों पर असर डालते हैं। तो ये किताब किसके लिए है फिर? क्या सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसे को बेहतर समझना चाहता है या शायद उससे थोड़ा जूझ रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। और खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यार मैं स्मार्ट तो हूं, फिर भी पैसे के मामले में गड़बड़ क्यों हो जाती है। हाँ, ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता होगा। बिल्कुल। और इसका सबसे अनूठा पहलू यही है, पैसों को मानवीय व्यवहार और मनोविज्ञान के नजरिए से देखना। चलिए फिर इसी नजरिए से देखते हैं। किताब का एक अहम हिस्सा कहता है कोई भी पागल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, सुनने में है, पर इसका मतलब है कि लोग पैसे के साथ जो भी करते हैं ना, चाहे हमें वो कितना भी अजीब लगे, वो उनके अपने अनुभवों के हिसाब से लॉजिकल होता है। अच्छा, कैसे? जैसे सोचिए, कोई है जिसने अपने बचपन में भयानक महंगाई देखी हो, पैसे की बहुत तंगी झेली हो। हाँ। वो शायद बड़े होकर भी शेयर बाजार जैसी चीजों से डरेगा, चाहे आज के हालात कितने ही अच्छे क्यों ना हो। उसे लगेगा कि सब डूब सकता है। समझी। और वहीं दूसरी तरफ जिसने हमेशा आर्थिक स्थिरता देखी है, वो शायद ज्यादा आसानी से रिस्क ले लेगा। दोनों अपनी अपनी जगह से देखें तो पागल नहीं है। तो उनके अनुभव उनका सच तय करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए तो एक जैसे होशियार लोग भी पैसे को लेकर बिल्कुल अलग सोच सकते हैं और अलग फैसले ले सकते हैं। ये बात तो दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा शायद अगला आइडिया है भाग्य और जोखिम का। किताब कहती है ये दोनों भाई बहन जैसे हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम सफलता को सिर्फ मेहनत और काबिलियत से जोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाउसल कहते हैं कि भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स का उदाहरण देखिए। वो जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर उन्हें ठीक उस वक्त एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां बहुत ही दुर्लभ किस्म का कंप्यूटर था। ये लक था। सही बात है। कैसे चूक गए। ओहो। तो किताब कहती है कि नतीजों को देखते वक्त हमेशा इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, लक और रिस्क। सफलता या असफलता वो कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें दिखती है। तो अगर भाग्य और जोखिम इतने अहम है, तो शायद ये समझना भी जरूरी है कि कब रुकना है, मतलब बहुत हो गया कब कहना है। किताब में कभी पर्याप्त नहीं वाला जो चैप्टर है वो इसी बारे में है। हाँ, बिल्कुल। और ये शायद सबसे मुश्किल वित्तीय कौशलों में से एक है, ये जानना कि मेरे लिए कितना काफी है। क्यों मुश्किल है ये? क्योंकि हम इंसानों में सोशल कंपैरिजन की आदत होती है। हम दूसरों को देखते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो मुझे भी चाहिए। हाँ, ये तो होता है। रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों की कहानियां यही दिखाती हैं। उनके पास करोड़ों थे, जरूरत से कहीं ज्यादा, लेकिन और ज्यादा की चाहत में उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें वाकई जरूरत थी, इज्जत, आजादी, परिवार। तो मतलब लक्ष्य बदलते रहते हैं। हाँ, वो गोलपोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। पर्याप्त को परिभाषित करना और फिर उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपकी साख, आपकी आजादी, आपका परिवार, जिनका जोखिम लेना किसी भी कीमत पर समझदारी नहीं है, चाहे सामने कितना ही बड़ा फायदा क्यों ना दिख रहा हो। तो एक तरफ हमें पर्याप्त को समझना है और दूसरी तरफ शायद लंबे समय तक टिके रहना है। यहीं पर वो चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग की बात आती है। बिल्कुल सही पकड़ा। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज मिलना। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका असर कमाल का होता है। लेकिन कैसे? बशर्ते आप इसे लंबा समय दें। वॉरेन बफेट की ज्यादातर दौलत कब बनी? उनके 50वें जन्मदिन के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक निवेश बनाए रखा। अच्छा। लेकिन कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप बाजार के उतार चढ़ाव झेलते हुए टिक रहें। यहीं पर अमीर बनना और अमीर बने रहने का फर्क साफ दिखता है। अमीर बनना और बने रहना, ये अलग बातें हैं। हाँ जी, बहुत अलग।
अमीर बनने के लिए शायद थोड़ा रिस्क लेना पड़े, अच्छी कमाई करनी पड़े, लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए चाहिए मितव्ययिता, मतलब सोच समझकर खर्च करना, और थोड़ा सा डर। डर किस बात का? इस बात का डर कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। थोड़ी सी पैरानोया, जैसा हौसल कहते हैं। ये आपको बेवजह के बड़े रिस्क लेने से रोकता है। अमीर बने रहने के लिए सबसे जरूरी शब्द है सर्वाइवल, यानी टिके रहना। और इसी टिके रहने के लिए शायद वो गलती की गुंजाइश या मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली बात जरूरी हो जाती है, जी, जिसका जिक्र बेंजामिन ग्रैहम ने भी किया था। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया अनिश्चित है। हम भविष्य का ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। सही बात है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है अपनी योजनाओं में, चाहे वो निवेश हो, बचत हो या खर्च का बजट, हमेशा थोड़ी ज्यादा जगह छोड़कर चलना। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका निवेश 10% रिटर्न देगा, तो अपनी प्लानिंग 7-8% के हिसाब से करें। अगर आपको लगता है कि आप एक खास रकम हर महीने बचा सकते हैं, तो उससे थोड़ा कम का लक्ष्य रखें। ये बफर आपको बचाता है। किस चीज से बचाता है? जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, और अक्सर नहीं होती, तब ये आपको पूरी तरह तबाह होने से बचाता है। ये आपको भविष्यवाणियां करने के बोझ से आज़ाद करता है, और सबसे ज़रूरी, ये आपको खेल में बनाए रखता है, ताकि कंपाउंडिंग जैसे चमत्कार अपना काम कर सके। तो ये सब बातें व्यवहार, भाग्य, जोखिम, कब रुकना है, टिके रहना, गलती की गुंजाइश रखना, ये तो वाकई गणित से ज्यादा मनोविज्ञान की बातें लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल। किताब में एक और दिलचस्प बात थी, धन वो है जो आप नहीं देखते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अक्सर अमीरी को बाहरी दिखावे से जोड़ते हैं, महंगी कारें, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाउसल कहते हैं कि ये तो खर्च किया हुआ पैसा है। असली धन, असली वेल्थ, वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो बैंक में पड़ा है या निवेश किया हुआ है। अच्छा, वो क्यों ज्यादा अहम है? क्योंकि वो अदृश्य धन आपको विकल्प देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, भविष्य में आने वाले मौकों को लपकने की आज़ादी देता है। मान लीजिए कल कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, या कोई शानदार निवेश का मौका मिले, या आप अपनी नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करना चाहें, तब वो महंगी कार नहीं, बल्कि वो बचाया हुआ, निवेश किया हुआ पैसा आपके काम आएगा। वो आपको अपने समय पर कंट्रोल देता है। अपने समय पे कंट्रोल? हाँ, और किताब के हिसाब से और एंगस कैम्बल के शोध के हिसाब से भी पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है। ये आपको आज़ादी देता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। ये असली दौलत है। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये किताब हमें यही सिखा रही है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता तर्क से ज्यादा हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार, हमारे मनोविज्ञान पर टिका है। एकदम सही। और इसलिए बचत करना, लंबे समय का सोचना, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना, जोखिम और भाग्य की भूमिका को समझना और हमेशा थोड़ी गलती की गुंजाइश रखना, हाँ। ये सब चीजें शायद मुश्किल गणितीय फॉर्मूलों से ज्यादा जरूरी हैं असल जिंदगी में वित्तीय सफलता पाने के लिए। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्डकोर मैथ्स नहीं। बहुत खूब। और अंत में वोल्टेयर की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, इतिहास खुद को दोहराता नहीं, इंसान हमेशा दोहराता है। गहरी बात है। पैसे को लेकर अपने व्यवहार को देखते हुए क्या ये सोचने लायक नहीं कि हम कौन सी पुरानी गलतियां हैं जो बार बार दोहरा रहे हैं? और क्या वाकई हम अपनी इस मनोविज्ञान को, अपनी इन आदतों को समझकर खुद को बदल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो ये किताब हमारे सोचने के लिए छोड़ जाती है।